नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। आज हम सभी लोग जनसंचार के माध्यम नामक पुस्तक के अंतर्गत भारत में जनसंचार माध्यमों के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि मानव जीवन में के विकास की अनवरत जो परिप्रेक्ष्य है उसमें कहीं कहीं संचार माध्यमों का बड़ा योगदान है। संचार के माध्यमों का भारतीय जीवन में या भारतीय जनमानस में क्यों महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश एक साम्राज्यवादी या यूँ कहा जाए ब्रिटेन का आधिपत्य देश होने के कारण चारों तरफ भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा होने के कारण, चाहे वह संप्रभुता के अधिकार हो, इस तरह से कोई मौलिक अधिकार न प्राप्त होने के कारण, आंतरिक हो या बाह्य हो, किसी भी परिप्रेक्ष्य में भारत का निश्चित कोई अपना अधिकार नहीं था। ऐसे स्थिति में उस दौरान नाना प्रकार के क्रांतिकारी नेताओं के माध्यम से अपने प्राणों का बलिदान देते हुए लोगों ने देश को आज़ाद कराने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे स्थिति में लेखक भी उस दौर से अपनी लेखनी के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देने का प्रयास करते हैं। लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से, चाहे वह कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कविता हो, के माध्यम से भारतीय जनमानस में जो देश के प्रति राष्ट्रीय भावना है एवं आज़ादी की जो विशेषताएं हैं, आज के बारे में लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं और यह बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो आज़ादी होती है वह भले किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आज़ादी गुलामी से बेहतर स्थिति में होती है। और इस तरह से भारतीय जनमानस को लेखक अपनी कहानियों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, चाहे वह नुक्कड़ नाटक हो, चाहे वह कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, जिसमें व्यक्ति को आज़ादी की जंजीरों से किस तरह से अपने आप को अलग करना है के बारे में वह दर्शाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। ऐसे स्थिति में अब प्रश्न ये उठता है कि उस समय जो जनमानस होता है के बारे में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखा है कि हमारे जो भारतीय हैं और रेलगाड़ी के उस डिब्बे के समान हैं। हमारे जो भारतीय हैं उस रेलगाड़ी के डिब्बे के समान हैं। जिस प्रकार से रेलगाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसी इंजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से ये हमारे भारतीय जनमानस है। इन्हें नेतृत्व की आवश्यकता है और नेतृत्व प्रदान करने की आवश्यकता है। इस तरह से नेतृत्व प्रदान करने के उद्देश्य से उस दौरान जितने भी लेखक होते हैं वह भारतीय युवाओं को या क्रांतिकारियों को अपनी रचनाओं के माध्यम से नेतृत्व प्रदान करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो माध्यम विकसित होता है वह होता है पत्र पत्रिकाएँ, और उसी का बृहद रूप होता है समाचार पत्र। तो पत्र पत्रिकाओं का विकास होता है। जैसा सभी लोग जानते हैं कि जो पत्र पत्रिकाएँ होती हैं, जो पत्रिकाएँ होती हैं, पत्र का जो संदेश होता है वह व्यक्तिगत होता है। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति के पास अपने वर्तमान जीवन या यूँ कहा जाए कि अपने दुख दर्द, परेशानी, कठिनाइयों इत्यादि को पत्रों के माध्यम से लोग व्यक्त करते थे। तो ये पत्र हो गए। तो ऐसे स्थिति में पत्रिकाओं का विकास होता है। पत्रिकाएं यानी सप्ताह भर की पत्रिकाओं, खबरें को पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है, उस साप्ताहिक पत्रिका के नाम से जानते हैं। उसके बाद से महीने भर की खबरों को एक साथ प्रकाशित किया जाता है तो उसको मासिक पत्रिका के नाम से जानते हैं।
वहीं पूरे साल भर की खबरों को एक साथ प्रकाशित किया जाता है तो उसको हम वार्षिक पत्रिका के नाम से जानते हैं। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक तीनों पत्रिकाओं का अपना अपना योगदान होता है। सभी का एक ही उद्देश्य होता है कि भारतीय जनमानस है उस जनमानस को किस प्रकार से वह विकसित करें, उनके बौद्धिक स्तर को किस तरह से बढ़ाएं और उनको आज़ादी के महत्व को किस तरह से परिभाषित करें या उन्हें समझाने का प्रयत्न करें। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि जो लेखक होते हैं वह लेखक अपने विचारों को पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से सभी लोगों के पास आया सभी लोगों को संदेशित करने के उद्देश्य से लिखने का प्रयास करते हैं और उनको एक नया बात बताने का प्रयास करते हैं। या देश में जो सूचनाएं होती हैं, जो क्रांतिकारी सूचनाएं होती हैं, आंदोलन संबंधी सूचनाएं होती हैं, उन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का भी माध्यम उस समय पत्र पत्रिकाएं होती। इसी पत्र पत्रिका का बृहद रूप है समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है अंग्रेजी भाषा के न्यूज़ शब्द का हिंदी रूपांतरण है न्यूज़, NEWS जैसा हम जानते हैं। तो न्यूज़ जो 4 शब्दों से मिलकर बनता है, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट और S फॉर साउथ, यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। इन 4 दिशाओं में घटने वाली घटनाओं को जब हम लिपिबद्ध कर देते हैं या इकट्ठा करके कहीं पर हम लिख देते हैं तो वह होता है समाचार पत्र। तो समाचार पत्रों में चारों दिशाओं में घटने वाली घटनाओं को जब हम संग्रहित कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं तो वह समाचार पत्र होता है। तो इस तरह से समाचार पत्रों का अपना योगदान होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी 2 सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं। पहला होता है अस्थाई और दूसरा होता है मुद्रण। अस्थाई क्या है? जैसे आप देखिए किताब है, ये किताब यह मुद्रण में है यानी लिपि में लिखा हुआ है, छपा हुआ है और ये अस्थाई है। अस्थाई इसलिए कहा गया है यदि हम इसको आज नहीं पढ़ पाएँ तो अगले दिन पढ़ लेंगे, 1 सप्ताह बाद पढ़ लेंगे, 2 महीने बाद पढ़ लेंगे, 2 साल बाद पढ़ लेंगे। यही हम भी पढ़ रहे हैं, यही आप भी पढ़ रहे हैं, आने वाले लोग भी इसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये अस्थाई है, इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है, ये अस्थाई है। और इस अस्थाई के होने के कारण आप इसकी समस्याओं में यानी इन लाइनों को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी संबंधित विशेषज्ञ के पास ले जाएंगे या अपने से श्रेष्ठ किसी व्यक्ति के पास ले जाएंगे तो वह इन लाइनों को पढ़ के आपको बता देंगे कि इसका मतलब क्या है। तो ये होता है अस्थाई। दूसरा होता है मुद्रण। यह लिखा हुआ, ये ऐसी किताबें कई भाषाओं में हैं, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी, कन्नड़ में, गुजराती में, मलयालम में, तेलुगु में, तो सभी भाषाओं में प्रकाशित है। तो हम वही चूज़ करते हैं जो हमें समझ में आता है। तो हमने ये किताब हिंदी भाषा की चूज़ की क्योंकि इसको हमें समझ में आसानी है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि मुद्रण जो माध्यम होता है यह भी समाचार पत्र या पत्र और पत्रिकाओं का सबसे अस्थायी विशेषताओं के साथ साथ यह भी प्रमुख विशेषताओं की श्रेणी में आता है। दूसरी बात कि सबसे पहले 30 मई सन 1826 ईस्वी में 30 मई सन 1826 ईस्वी में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा कलकत्ता से उतंड मार्तंड नामक की पत्रिका का निकलती है जो देश के एक सूत्री धारा में जोड़ने का प्रयास करती है और यह पत्रिका अपने साथ देश में घटने वाली सभी घटनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी पहुंचाने का प्रयास करती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 से पहले जब संचार का कोई विकसित माध्यम नहीं था तो ऐसे स्थिति में
क्रांतिकारी योजनाएं और सरकार विरोधी नीतियां और जगह जगह जुलूस निकालना, दंगा फसाद करना या सरकार का विरोध करने के लिए जो रैलियां निकलती थी, उन रैलियों की जो सूचना होती थी इन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। इसी के माध्यम से लोग सूचनाएं प्राप्त करते थे और संबंधित विषय पर या संबंधित स्थान पर लोग इकट्ठा होकर और देश में चलने वाले आज़ादी के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें अपना योगदान देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यह देख सकते हैं कि जो लेखक होते हैं, लेखक अपनी लेखनी के माध्यम से देश को आज़ाद कराने वाली प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। कहीं वो कहानी, प्रेरणादायक कहानी, जैसे आप देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा 1931 में 2 बैलों की कथा। 9th में आप पढ़े होंगे कि 2 बैलों की कथा पढ़ने पर सामान्य व्यक्ति को क्या लगता है कि हीरा और मोती नाम के 2 बैलों के बारे में मुंशी प्रेमचंद जी बताने का प्रयास करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। वह हीरा और मोती नाम के 2 जानवरों के माध्यम से भारतीय समाज को ये प्रेरणा या संदेश देने का प्रयास करते हैं कि यदि जानवरों में या प्राणियों में सबसे बुद्धिहीन माना जाने वाला बैल भी नई व्यवस्था को या नहीं स्वीकार कर रहा है और वह अपनी आज़ादी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, हमेशा संघर्ष कर रहा है, तो हम तो इस पृथ्वी के या इन प्राणियों के सबसे बुद्धिमान प्राणी के रूप में मानव को माना जाता है। तो मानव सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान होने के कारण मानव को भी अपनी आज़ादी के लिए हमेशा संघर्षरत रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए। यह कभी नहीं मानना चाहिए कि अब हम इस परिस्थिति को बदल नहीं सकते हैं और इस शासन व्यवस्था को हम मिटा नहीं सकते। जब मानव यह मान लेगा तो उसका प्रयास ही, वह प्रयास करना ही बंद कर देगा। जब प्रयास करना ही बंद कर देंगे तो आप किसी भी परिस्थिति से आप बाहर नहीं, यानी कहा जाता है प्रयास और साहस ही व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने का सबसे बड़ा उसका माध्यम होता है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने 2 बैलों की कथा नामक शीर्षक के माध्यम से जो भारतीय जनमानस है, उस भारतीय जनमानस के जो युवा वर्ग के खास करके लोग हैं, उनको वह जागरूक करने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार से युवाओं को वह यह प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, तो हम इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ नहीं सकते। हमें हमेशा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम इन आज़ादी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पत्र पत्रिकाओं का पहला सबसे प्राचीन माध्यम है। भारत में आज जनसंचार के आधुनिक माध्यम जिस रूप में मौजूद है, यदि हम कहें भारत में आज भी जनसंचार के आधुनिक माध्यम मौजूद हैं, फिर भी उनकी प्रेरणा हम पश्चिम देशों से ज़्यादा लेते हैं। हमारे देश में जनसंचार के माध्यमों का एक प्राचीन इतिहास भी है, चाहे वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से हम जानें या यूँ हम कहानियों के माध्यम से जानें। जैसे आप देखेंगे देवर्षि जो नारद को भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। आप देखे होंगे आध्यात्मिक के स्तर से यदि हम देखें तो देवर्षि जो नारद हैं उनको भारत का पहला समाचार वाचक माना जाता है। जो बीड़ा और वहीं पर जो बीड़ा हमेशा मधुर झंकार के साथ धरती और देवलोक के बीच संवाद हेतु थी, जो हमेशा बीड़ा बजाते हुए धरती और देवलोक के बीच संवाद करते थे। उन्हीं की तरह महाभारत काल एक और देखेंगे आप संचार के माध्यमों का पौराणिक काल में। आप महाभारत काल में देखे होंगे कि महाभारत काल में जो धृतराष्ट्र हैं, धृतराष्ट्र जिनकी आँखें देख नहीं सकती अर्थात अंधे हैं और पति के अंधे होने के कारण गांधारी जो धृतराष्ट्र की पत्नी है, दुर्योधन की माँ है, वो अभी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेती हैं और ऐसे स्थिति में यह इधर
जमीन या राज्य के बंटवारे हेतु कौरव और पांडवों में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और इस तरह से धृतराष्ट्र को युद्ध के स्थल में होने वाली सभी घटनाओं को सुनाने के लिए संजय नाम के व्यक्ति को वह दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है, जो युद्ध के स्थल में होने वाली सभी घटनाओं को वह क्रमबद्ध रूप से धृतराष्ट्र को बताने का प्रयास करते हैं। तो यह भी तो एक संचार ही हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक अत्यंत समृद्ध संचार व्यवस्था को इशारा करती है। जनभावनाओं को राज दरबार तक पहुंचाने और राजा का संदेश जनता की प्रसारित करने की समृद्ध व्यवस्थाओं के उदाहरण बाद में भी दिखाई देते हैं। चाहे वो राजा भी जन समस्याओं को सुनने और जन समस्याओं में क्या कमियां रह गई हैं और राजा के क्या नैतिक कर्तव्य होने चाहिए जन समस्याओं को दूर करने के लिए। तो इस तरह से राजा क्या करते हैं कि संचार तंत्रों का निर्माण करते हैं। गुप्तचर विभाग का निर्माण होता है। वह लोग समाज में या नगर में घूमते हुए लोगों की समस्याओं के बारे में और राजा के बारे में लोगों से जानने का प्रयास करते हैं और इस तरह से अपने गुप्तचरों से या अपने अनुयायियों से प्राप्त संदेशों के माध्यम से राजा निर्णय लेते हैं और इस तरह से वह उसी हिसाब से व्यवस्थाओं को लागू करने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रिंट मीडिया अखबारी पत्रकारिता यानी कहा जाए पत्र पत्रिकाओं के बारे में हम देखें। जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी है। यह जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी में भी इसको गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि यह प्रिंट है, अस्थाई है और इस तरह से यह आज नहीं कल 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद जब चाहें तब आप इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको समझ में नहीं आता है तो आप ये संबंधित किसी बुद्धिजीवी वर्ग के पास ले जाके इसको समझने का प्रयास करते हैं। हालांकि अपने विशाल दर्शक वर्ग व तीव्रता के कारण रेडियो टेलीविज़न का ताकत ज़्यादा मानी जा सकती, लेकिन आज के समय में हम भले कह दें कि रेडियो, सिनेमा या टीवी काफ़ी शक्तिशाली माध्यम है। वह कम से कम समय में दूर दराज अर्थात देश के हर कोने में सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं, लेकिन जब इनका विकास नहीं हुआ था तो ऐसे स्थिति में हम देखेंगे कि जो समाचार पत्र होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती हैं, यही अपना प्रभाव ज़्यादा लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। इसी के माध्यम से लोग जानने का प्रयास करते हैं। चाहे आप देखें लेकिन बारीक के शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने की वजह से प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। आज भले प्रिंट, रेडियो, टेलीविज़न या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता को तकनीकी और प्रबंधक विभागों के अधीन होती, जबकि रिपोर्टिंग और संपादन कार्य के लिए विशेष बौद्धिक और पत्रकारी कौशल की अपेक्षा होती है। समाचारों का संकलन और संपादन, यदि हम आप देखें कि बाहर से खबरों को लाना संवाददाता का होता है, यानी संवाददाता जो होते हैं वह संबंधित घटनाओं स्थलों पर जाते हैं और उसके बारे में सटीक जानकारी जुटा कर लेके आने का प्रबंध करते हैं और उसके बाद कई संवाददाताओं के लाए हुए खबरों को संपादक, उप संपादक, मुख्य संपादक यह सभी लोग उसका मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन करने के बाद ही यह अखबारों के माध्यम से प्रकाशित होकर
सभी लोगों के पास यह दृश्य सामग्री के रूप में ये पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्र को क्या कर सकते हैं, दृश्य सामग्री के रूप में यह लोगों के सामने जाता। तो यूँ कहा जा सकता है कि पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र का राष्ट्रीय आंदोलन में या स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत भूमिका रहा, अर्थात बहुत सराहनीय भूमिका रही, जिसके माध्यम से लोगों ने के अंदर जागरूकता या देश को आज़ाद कराने वाली भावनाएं विकसित होती हैं और इस तरह से लोग प्रिंट मीडिया या समाचार पत्रों को देश की आज़ादी दिलाने में अहम योगदान उसका मानते हैं।